एवरीवन, टाइम्स अपलोड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्पर्शा और मेरे साथ यहां मौजूद हैं इंडिया के जाने माने लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय, जो कि 30 सालों से मोटापे की सर्जरी यानी लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं। आज इनसे हम कुछ बातचीत करने वाले हैं। सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय जी का। नमस्ते। हेलो सर। हेलो। सर, मोटापा किसे कहते हैं? जिस कंडीशन में शरीर में चर्बी बढ़ जाती है उसको मोटापा कहते हैं। मतलब नॉर्मली आदमी के शरीर में 25% से कम और औरत के शरीर में 31-32% से कम चर्बी होनी चाहिए। उससे अगर वो बढ़ जाती है तो उसको मोटापा कहते हैं। मोटापा मापते कैसे हैं सर? उसको नापा कैसे जाता है? उसके नापने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है जो सिंपल है, घर में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपको आपकी हाइट और आपका वेट देके ये मेजर कर सकते हो। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पेट का जो सरकमफरेंस है और पेट का नाप लेके बाद में हिप्स का नाप लेके उसका एक रेशियो बनाया जाता है जिसको वेस्ट हिप रेशियो बोलते हैं। उससे भी मोटापा नापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल BMI की अगर हम बात करेंगे तो 18 से 22 तक नॉर्मल लोग होते हैं। 22 से 25 में जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा है ऐसे लोग होते हैं। 25 से 30 में मोटापे का पहला स्तर आता है। 30 से 35 में मोटापे का दूसरा स्तर आता है। 35 से ऊपर या मेनली 37.5 के ऊपर जब ये मोटापा जाता है तो उसको हाई रिस्क ओबेसिटी बोलते हैं। ये पहली बात हो गई BMI की। वेस्ट हिप रेशियो की बात ऐसी है कि समझो आपकी वेस्ट औरतों में 0.85, मतलब आपकी वेस्ट की मेजरमेंट समझो 85 है और आपकी हिप की मेजरमेंट 100 है तो आपका वेस्ट हिप रेशियो होता है 0.85। वो नॉर्मल का ऊपर का रेंज है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए औरतों में। और मर्दों में 0.9 मतलब 90/100, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जो तीसरा तरीका है वो मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा कि बॉडी मास और बॉडी फैट मेजर करने का, वो तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके लिए स्पेसिफिक मशीन्स लगते हैं। लेकिन अगर आपको घर में जांचना हो कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वेस्ट मेजरमेंट, हिप मेजरमेंट और BMI, ये दो अच्छे तरीके हैं। सर, ऑपरेशन कब करना चाहिए? ऐसा माना गया है कि जिस आदमी या औरत का BMI 37.5 से ज़्यादा है, उनको कुछ सिम्टम नहीं भी हो तो भी उनको ऑपरेशन करके लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का BMI 30 to 37.5 के बीच में है और उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ ऐसी बीमारियां हैं तो उनको भी ऑपरेशन करके लेंगे तो उसका बहुत फ़र्क पड़ सकता है। सर, ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद कुछ केयर लेना पड़ता होगा, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए क्या होता है कि ऑपरेशन के पहले पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्ते का लिक्विड डाइट दिया जाता है। ये लिक्विड डाइट देने का मेन कारण ये है कि एक तो हम जान सकते हैं कि ये पेशेंट लिक्विड डाइट बराबर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। और दूसरी बात ये है कि मोटे लोगों में उनका लीवर भी काफ़ी बड़ा होता है और ऑपरेशन में दिक्कत हो सकती है। तो जब आप उनको लिक्विड डाइट देते हो और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हो, कैलोरीज कम देते हो, तो उनका लीवर भी श्रिंक होकर नॉर्मल साइज हो जाता है, जिसमें ऑपरेशन में सुविधा होती है। ये पहली बात है ऑपरेशन के पहले की। ऑपरेशन के पहले सब तरह की जांच डॉक्टर आपसे करवा लेंगे, जैसे आपका कॉमन काउंट है, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, आपका ट्रिपल वायरस है, आपका CT स्कैन चेस्ट है या एब्डोमेन है या 2D एको है या ECG है, छाती का एक्सरे है, ये सब कुछ करके बाद में ऑपरेशन कर देना चाहिए। सो सर, डाइट क्या लेना चाहिए? मतलब क्या डाइट आप रेकमेंड करते हो आपके पेशेंट्स को? अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के बाद में भी पहले 2 या 3 हफ्तों के लिए अप्रॉक्सीमेटली लिक्विड डाइट दिया जाता है। उसके बाद में सॉफ्ट सॉलिड दिए जाते हैं। उसके बाद में एक अप्रॉक्सीमेटली 6 हफ्ते के बाद में नॉर्मल डाइट जो एडवाइजेबल है वो दिया जाता है। अभी नॉर्मल डाइट का मतलब
जो आप पहले खा रहे हो वो डाइट नहीं होता है। ओके। नॉर्मल डाइट मतलब आपको जो डाइटिशियन ने लिख के दिया है वो डाइट, जिसमें ऐसी चीज़ें हो, जिसमें जंक फूड ना हो, ज़्यादा प्रोसेस फूड ना हो, जिसमें सिंपल चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मैदा, पोटैटो और शुगर ये अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं जो कि खाने ही नहीं चाहिए। ये खाने के बाद में ही लोगों को ये तकलीफ़ होती है। तो ये खाने से आपको मना किया जाता है और यही आपको धीरे धीरे चालू रखना पड़ता है और डाइटिशियन के साथ और आपके सर्जन के साथ आपको बने रहना पड़ता है। महीने महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में उनको दिखाना पड़ता है। और ज़रा भी आपका वज़न बढ़ा उस दौरान में तो आपके तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए या डाइटिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए कि मेरा वज़न क्यों बढ़ रहा है, क्या गलती मुझसे हो रही है या कुछ गलती हो भी रही है कि नहीं, ये जांचना चाहिए। ये सिर्फ ऑपरेशन के बाद के 1 बरस के लिए या 2 बरस के लिए सीमित नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग मिशन होना चाहिए पेशेंट का, जिनको सीरियसली वेट लॉस करके लेना है कि उसके फ़ायदे बहुत हैं। तो ये हम देखते हैं कॉमनली कि पहले बरस में बहुत से लोगों का वज़न काफ़ी अच्छी तरीके से कम होता है, लेकिन पहले बरस के बाद में आपकी जो आदतें हैं उनका असर इसके ऊपर होने लगता है। धीरे 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 आदतों का असर ज़्यादा बढ़ के 5 बरस के बाद में आपका वेट लॉस और मेंटेनेंस ऑफ वेट लॉस ये पूरी तरह आपकी आदत पर निर्भर होता है। ओके। तो अगर आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी, आप कुछ बुक पढ़ते हुए खाएंगे या कुछ म्यूज़िक सुनते हुए खाएंगे या टीवी के सामने बैठ के खाएंगे, तो आपको पता नहीं चलता कि आप खा क्या रहे हो और कितना खा रहे हो। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, जिसमें खाना भी आता है, खाना सिर्फ वॉल्यूम नहीं, उसका कॉम्पोजिशन भी आता है, एक्सरसाइज आता है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वॉक और ये डाइटिंग, ये सबका मिलाप करने से ही वज़न कम रह सकता है। ओके। सो डॉक्टर उपाध्याय, ये जो ऑपरेशन हम करते हैं तो इस ऑपरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस, कोई दुष्परिणाम भी होता है पेशेंट देखिए, पे? बैरिएट्रिक सर्जरी में अप्रॉक्सीमेटली 9-10 टाइप के ऑपरेशन है। कुछ चीज़ों का कुछ दुष्परिणाम होता है, कुछ चीज़ों का और कुछ दुष्परिणाम होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दुष्परिणाम ये है कि जैसे हम स्लीप गैस्ट्रेक्टमी करते हैं तो उसमें जो सूचर लाइन या जो स्टेपल मारते हैं, वहाँ से इधर से वो स्टेपल लूज होके लीक हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में इतने अच्छे स्टेपलर आए हैं कि उससे लीकेज का चांस कम होता है, फिर भी वो ज़ीरो नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 2 in 1000 ये लीकेज हो सकता है और लीकेज के बाद में उसका भी इलाज है, लेकिन वो इलाज के लिए पेशेंट को और डॉक्टर को चौकन्ना रहना चाहिए ऑल द टाइम। ये पहला कॉम्प्लिकेशन है उसका। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होता ही नहीं है। मतलब आप वेट लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो वेट लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें होती है। या तो जो ऑपरेशन हुआ है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, या फिर आप पेशेंट डाइटिशियन की बात बराबर से मान के नहीं चल रहा है। अगर आप लिक्विड कैलोरी लोगे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हाई कैलोरी ड्रिंक्स है, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बोलता हूँ कि आप एक कोका कोला की 500 ml की बॉटल लेंगे तो उसमें लगभग 10 स्पून शुगर होती है। तो मतलब 50 ग्राम शुगर उसमें होती है। उसका मतलब 200 कैलोरी सिर्फ एक ड्रिंक में से आपके पेट में जाती है। लेकिन मैं कितना भी वो एरिया रिस्ट्रिक्ट करूं, आप उसको तो पी ही सकते हो, और दिन में 8 पिएंगे आप तो 1600 कैलोरी तो यहीं पे हो गई। तो ऐसे में ये पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो सैक्रिफाइस मैं कर रहा हूँ ऑपरेशन के दौरान या डाइट के दौरान, वो मेरे अच्छे के लिए है। ये पेशेंट को कन्विंस होना पड़ेगा और ये कन्विंस होके अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि कुछ ऑपरेशंस के बाद में हम लोग विटामिन पिल देते हैं, कुछ ऑपरेशन के बाद में हम विटामिन पिल नहीं देते हैं। कुछ ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग विटामिन लेने पड़ सकते हैं, कुछ ऑपरेशन के बाद में नहीं। लेकिन विटामिन पिल से भी ज़्यादा अगर आपको फ्रेश फ्रूट्स,
फ्रेश वेजिटेबल्स, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये सब खाने की आदत लग जाए, और जिसको पॉलीकार्ब्स बोलते हैं, मतलब शुगर नहीं, लेकिन कोई भाकरी होती है, ज्वार का, बाजरे का भाकरी होता है, या सिंपल आटे का रोटी होता है, वो खाना ज़्यादा हेल्दी रहता है। और जैसा हम बोलते हैं कि पास्ता या केक या ब्रेड, इसमें तो एक तो मैदा होता है, दूसरा तो हिडन फैट बहुत होती है, तो ये चीज़ों को आप बार बार नहीं खा सकते। मिसाल के तौर पे आप एक टाइम थोड़ा कुछ खा सकते हो, हफ्ते में एक टाइम, लेकिन आपका डेली रूटीन अगर ये बन जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है, या ये एडवाइजेबल नहीं है। सर आप कुछ इंटरनेशनल टेक्निक्स भी यहाँ पे यूज़ करते हैं सर्जरी के लिए? मैं तो ताइवान क्या में है? गया था 2010 को, ताइवान में 3 महीना रह के आया हूँ मैं। ओके। उनका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है पूरा बैरिएट्रिक सर्जरी का, वो बैरिएट्रिक ही केसेस करते हैं। उनके पास जाके मैं उनके टेक्निक सीख के आया हूँ, तो वो टेक्निक का मुझे और भाई बहुत फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ के भी जो लोग हैं उनको देख के उनके भी टेक्निक में सीख रहा हूँ, उनके भी टेक्निक से मुझे फ़ायदा हुआ है। सो डॉक्टर उपाध्याय, आप मुंबई में कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? वैसे तो मेरे पास पेशेंट गल्फ से भी आते हैं, बम्बई के बाहर से भी आते हैं, लेकिन बॉम्बे में मैं बेलेव्यू हॉस्पिटल अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी ईस्ट में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल, बाद में नानावटी हॉस्पिटल विलेपार्ले वेस्ट, और खार हिंदुजा खार वेस्ट में बेस्ड हूँ। वहाँ पे मैं मेरी सब सर्जरीज करता हूँ। ओके सर, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं आते हैं, सर्जरीज के लिए? ओके, दैट्स ग्रेट। या डॉक्टर उपाध्याय, क्या हम इस सर्जरी को टाल सकते हैं? उसमें क्राइटेरिया है, ऐसे क्राइटेरिया है कि जिस आदमी का BMI 37.5 से ऊपर हो उसको तो सर्जरी अवॉइड नहीं कर सकते। जिसका BMI थोड़ा कम हो और वो मेहनत करने के लिए तैयार हो, वो कंटिन्यूसली डाइटिंग करने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने के लिए तैयार हो, तो 30 के अराउंड, 30 BMI के अराउंड लोगों को हम ऐसा बोलते हैं कि आप हो सकता है तो 15-20 किलो कम कर लीजिए। उसमें बहुत से धोखे जो होते हैं वो टल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम सर्जरी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जिनमें सर्जरी करते हैं उनमें भी हम ऐसा बोलते हैं कि पहले आप एक 6 महीने का ट्रायल लेके देखो कि आपको ये डाइटिंग, ये सब जो चीज़ है वो आपसे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप देखो। उसके बाद में ही सर्जरी की बात होती है। ये तुरंत सर्जरी के बाद हम करते भी नहीं है। लेकिन अगर आपको टालना है तो पहले आपको मोटापा न बढ़े इसके लिए कुछ करना होगा, और वो जैसे मैंने बताया कि डाइटिंग, एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर अमरनाथ उपाध्याय जी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है ओबेसिटी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में, जो हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना है या डिटेल कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ओबेसिटी के बारे में या लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें।